Good evening, everyone. This is Abhishek Chinchalkar. I will be your host for today's webinar. The agenda for today is trading for beginners. So we'll talk about various tools and skill set that you need to be aware of to get started into the world of trading. The webinar will be conducted by Suruchi Kapoor. So without any further ado, I will now hand over the stage to Suruchi. Suruchi, you can go ahead and start the webinar. थैंक यू अभिषेक। सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। और जैसा कि आपको पता है, हमारा वेबिनार का जो आज टाइटल है वो है ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। तो अभी ऑफ लेट हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑफ लेट काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, बट उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो कहीं से भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होता। तो उनकी जो इनिशियल जर्नी होती है स्टॉक मार्केट्स में, उसमें उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता कि हम कैसे अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करें। तो ये सोच के हमने सोचा कि आज ये हम वेबिनार कंडक्ट करते हैं। इस वेबिनार में बेसिकली हम ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिंग और वर्सेस इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कैश एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स की, किस तरह से टाइम फ्रेम्स को हमें अडेप्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंड की, फिर किस तरह स्टॉक्स और सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी ट्रेड का, वो रिस्क रिवॉर्ड एंड कौन से टूल्स हमको यूज़ करने चाहिए स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की। तो जब आप सबसे पहले कभी भी स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर करना चाहते हैं, तो एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं और आप देखते हैं कि हाँ वो पैसे बना रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि ये ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। तो जो मेरा सजेशन है आप लोगों को, कि पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कि आप अपने आप को डिफाइन करिए कि आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो। अब ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर जो होता है बेसिकली वो एक, उसकी जो माइंडसेट होता है वो एक शॉर्ट टर्म का माइंडसेट होता है। वो जो भी ट्रेड्स लेता है वो एक शॉर्ट टर्म व्यू से लेता है। अब जब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, तो शॉर्ट टर्म एक इंट्राडे भी शॉर्ट टर्म है, मतलब आपने सुबह शेयर खरीदा, शाम को बेच दिया। और 2 से 3 दिन का भी एक शॉर्ट टर्म है कि मैं 3 से 4 दिन, 2 से 3 से 4 दिन स्टॉक को होल्ड करूंगी और उसको बेचूंगी। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म उसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। जब भी कोई ट्रेडर जब कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करता है या ट्रेड करता है, तो जो टूल यूज करता है या जो मेन उसकी स्टडीज होती है वो होती है टेक्निकल चार्ट्स पर। तो वो टेक्निकल चार्ट्स को देखकर स्टॉक आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। ट्रेडर्स जो होते हैं बेसिकली आप वो लोग जो बहुत वॉलेटिलिटी और रिस्क को फेस कर सकते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं। इसके अलावा जो बहुत जल्दी इन एंड आउट हो सकते हैं मार्केट में, तो वो वैसे लोग ट्रेडर्स होते हैं। अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, तो बेसिकली इन्वेस्टर वो होता है जिसकी जो लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से स्टॉक्स में बाय और सेल करता है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म है। वो ऐसा नहीं है कि आज खरीदेगा और शाम को बेच देगा, या आज खरीद के 4 बाद बेच देगा। उसका जो इन्वेस्टिंग पीरियड होगा या होल्डिंग पीरियड होगा, वो बेसिकली वो 5 से 7 साल के हिसाब से सोचेगा। जब भी कोई इन्वेस्टर होता है और जब वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है या स्टॉक में कॉल लेता है, तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में वो बेसिकली बैलेंस शीट्स हो गया, उनकी कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है उनको देखेगा, समझेगा, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल। से सपोज अगर मारुति का स्टॉक में उसको इंटरेस्ट है, तो मारुति की जो एनुअल रिपोर्ट होगी उसको समझेगा, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री कर रहा है, उनके नंबर्स, सेल्स नंबर्स कैसे आने वाले हैं, इसके अलावा ओवरऑल ऑटो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये सब चीज़ें देखकर
वो बेसिकली अपने स्टॉक आइडियाज में इन्वेस्ट करेगा। जो लोग ज़्यादा वॉलेटिलिटी और रिस्क को नहीं फेस कर सकते हैं, बेसिकली वो नॉर्मली इन्वेस्टिंग के लिए ऑप्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली बाय करके थोड़े लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करता है, वो बहुत जल्दी इन एंड आउट नहीं करता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। जब ये एक बार आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबको मन बहुत कंफ्यूजन करती है, ओके मैं कैश में ट्रेड करूं, मैं डेरिवेटिव्स में करूं, मैं म्यूचुअल फंड्स में करूं, किस में ट्रेड करूं। तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली दो ब्रॉड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है कैश इंस्ट्रूमेंट, जिसमें नॉर्मली हम कैश में बाय सेल कर रहे हैं, और एक है आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, ऑप्शंस है, स्वैप्स है और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। जो बेसिक रीजन जो है जिसके लिए मैं ये आपको बता रही हूँ, ये आपका फाउंडेशन है फॉर द बिगनर्स, कि अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में जब एंटर कर रहे हैं तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी कह लीजिए या बेसिक स्टेपिंग स्टोन है जिसको ये आपका बेसिक है जो क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गए इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक बार आपको क्लियर हो गया कि ओके मैं कैश को यूज करूंगा फॉर माय इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, तो मैं डेरिवेटिव को नहीं देखूंगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी बिगनर्स हैं जो अभी एंटर कर रहे हैं मार्केट्स में, प्लीज आप डेरिवेटिव से स्टार्ट मत करिए, बिकॉज डेरिवेटिव स्लाइटली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उस वो टाइम लेता है मास्टरी करने के लिए। और अगर आप शुरू ही डेरिवेटिव से करेंगे तो मे बी हो सकता है आपको लॉसेस हो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो कम कर सकते हैं। तो बेटर है आप कैश से करिए, क्योंकि रिस्क बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव्स। तो चलिए समझते हैं अब आगे कि कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट्स और योर डेरिवेटिव मार्केट्स होते क्या है। तो बेसिकली मैंने ये ब्रॉडर पैरामीटर्स पर इनको डिफाइन किया है। पहला, कैश मार्केट का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके जो स्टॉक्स हैं जिनको आप बाय और सेल ट्रेड कर सकते हैं, जिनकी आप डिलीवरी ले सकते हो, वो कैश में होते हैं। और डेरिवेटिव्स या जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट जो होता है उसमें बेसिकली जो भी स्टॉक्स होते हैं वो हम बेचते और खरीदते हैं, बट हम उनको काफी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। उनका एक्सपायरी डेट होता है जिस एक्सपायरी पे हमें उन्हें खरीदना या बेचना होता है। ओनरशिप की अगर मैं बात करूं तो कैश मार्केट में जो ओनरशिप होती है, तो अगर मान लीजिए आप जब शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के पार्ट ओनर हो जाते हैं, जबकि फ्यूचर्स ऑप्शंस में, डेरिवेटिव में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। आप सिर्फ होल्ड कर रहे हैं पर्टिकुलर शेयर्स को और एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उसको बेच रहे हैं। डिलीवरी की अगर हम बात करें तो कैश मार्केट में जो डिलीवरी होती है उसमें 2 दिन के बाद आपके शेयर्स नॉर्मली आपके अकाउंट्स में, डीमैट अकाउंट्स में आ जाते हैं। जबकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या है कि मैंने अगर मान लीजिए एक लॉट मारुति का लिया है, तो एक्सपायरी जैसे आपको पता है कि थर्सडे होती है, तो अगर एक्सपायरी वाले दिन मैं अपने मारुति का जो शेयर खरीदा अगर मैं उसको नहीं बेचती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसको क्लोज करके कैरी फॉरवर्ड करूँ। तो डिलीवरी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बेसिकली अगर आप नहीं बेचते तो आपके अकाउंट में आएंगे, बट अदरवाइज ऐसा डिलीवरी नहीं होता है। पेमेंट में अगर हम देखें तो जब भी हम कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हमें एंटायर अमाउंट जो होगा, मान लीजिए मारुति का जो भी प्राइस है और आपको 10 शेयर लेने हैं, तो जो भी एंटायर अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको अपफ्रंट पे करना होगा। जबकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में एक सर्टेन मार्जिन आपको पे करना होता है, वो मार्जिन बेसिकली एक्सचेंज इन द बिगनिंग में मेंशन करता है। कैश मार्केट में लॉट साइज जैसी कोई चीज नहीं होती। आप मिनिमम और मैक्सिमम जितने शेयर्स आपकी कैपिटल और रिस्क अलाउ करता है उतने शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। बट डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में
आपको बेसिकली लॉट साइज रहता है, तो उतने लॉट्स आपको खरीदना या बेचना होता है। तो जैसे मान लीजिए मारुति का लॉट साइज है 100, तो अगर मैं एक लॉट खरीदती हूँ दैट मीन्स कि मेरी जो शेयर क्वांटिटी है वो 100 है। अगर मैं 2 लॉट खरीदती हूँ तो उसका मतलब कि 200 क्वांटिटी मारुति के शेयर्स मैं होल्ड कर रही हूँ। अब बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की। तो होल्डिंग पीरियड में बेसिकली कैश मार्केट में आप स्टॉक को कुछ घंटों में, मतलब इंट्राडे में 2-3 दिन में भी सेल कर सकते हो या लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो। बट डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स ऑप्शन में आपको जो स्टॉक आपने लिया है आप उसको लाइफ टाइम होल्ड नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मे बी ऑन द एक्सपायरी आपको सेल करना होगा, और उसको भी सेल अगर आपको बहुत अच्छा लगता होगा तो मे बी आप सेल करके नेक्स्ट मंथ का बाय करेंगे। फिर होता है डिविडेंड्स। तो कैश मार्केट्स में आपको डिविडेंड का बेनिफिट रहता है क्योंकि शेयर होल्डर्स को मिलता है, जबकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में डिविडेंड का डील नहीं होता है। जो लोग बेसिकली अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, नॉर्मली वो इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं कैश मार्केट में। जो नॉर्मली ट्रेडर्स होते हैं जिनको अपने पोजीशंस के लॉसेस को हेज करना होता है या स्पेकुलेट करना होता है मार्केट में, वो डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस मार्केट्स या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट को यूज करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट से आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, बट इट बहुत रिस्की और वॉलेटाइल होता है। एंड दूसरी चीज जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, हेज करते हैं अपने लॉसेस को। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कैश में कोई स्टॉक बाय किया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली वो उस ट्रेंड में नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है और मेरे को लॉसेस हो रहा है, तो उस लॉसेस को कवर करने के लिए मे बी मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में उसका एक कॉन्ट्रा पोजिशन जो होगा वो ट्रेड वहां पे इनिशिएट करूंगी। तो इसका ये मतलब है यहाँ पे हेज, लॉसेस को हेज करना। तो ये तो बहुत क्लियरिटी हो गई हमको कि कैश मार्केट क्या है, डेरिवेटिव्स फ्यूचर मार्केट क्या है, उनका डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली आप सबसे पहले देख लेंगे कि ओके मैं ट्रेडर हूँ कि इन्वेस्टर हूँ, फिर मुझे देखना है कि मुझे कैश मार्केट में करना है या मुझे डेरिवेटिव में जाना है। अब जब ये क्लैरिटी हो जाती है उसके बाद जो बहुत सा कंफ्यूजन डेरिवेटिव्स में आता है लोगों को, ओके अब डेरिवेटिव्स में मैं क्या करूं, फ्यूचर्स में ट्रेड करूं या ऑप्शंस में ट्रेड करूं। तो चलिए समझते हैं फ्यूचर्स होता क्या है। तो बेसिकली जो फ्यूचर्स होता है वो एक एग्रीमेंट होता है एक बायर और सेलर के बीच में कि एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मैं इसको बेचूंगा और खरीदूंगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक कोई कमोडिटी है जो अभी 10 रुपए की चल रही है, आपको लग रहा है कि वो फ्यूचर में जाके 20 रुपीज की हो जाएगी, तो आप सामने वाले के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जब ये 20 की होगी तो मैं तुम्हें वो बेचूंगा, और सामने वाला एग्री करता है कि आई विल बाय। तो दैट इज फ्यूचर का एग्रीमेंट। और दोनों कंडीशन में बेसिकली द बायर्स और सेलर्स को ये ऑब्लाइज करना होता है। जबकि ऑप्शंस में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपको बाय या सेल करना है। मैं ज़्यादा डिटेल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को यहाँ पे टच नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं मैं बता रही हूँ। अगर आपको बहुत डिटेल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझना है तो आप ये जो मैंने यहाँ पे साइट मेंशन की है, तो बेसिकली हमारा स्कूल ऑफ स्टॉक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स टेक्निकल उनके और डिटेल्स में लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी, इन सबको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को डिटेल में समझने का, तो ये जो लिंक्स मैंने मेंशन किया हमारे स्कूल ऑफ स्टॉक्स पे, आप इस पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई कि फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शन क्या है। अब इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो फ्यूचर्स है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बायर्स और सेलर्स को दोनों को ऑब्लाइज करना होता है कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन बायर एंड सेलर।
अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे आपको ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ेगा कंपेयर टू ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जो मार्जिन होता है वो कम होता है कंपेयर टू योर फ्यूचर्स। फ्यूचर्स जो होता है वो नॉर्मली आपके जो स्पेक्यूलेटर्स और आर्बिट्राजर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जिनको अपनी पोजीशन हेज करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनको अपनी लॉसेस हेज करने होते हैं वो ऑप्शंस का रूट लेते हैं। फ्यूचर्स जब भी आप करोगे तो उसमें जो आपका प्रॉफिट है और जो लॉस है वो अनलिमिटेड रहता है। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा। सो फ्यूचर मोर रिस्की है क्योंकि अनलिमिटेड है। अगर आप प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट और लॉस दोनों केसेस में अनलिमिटेड है। बट ऑप्शंस में क्या होता है, बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और जो आपका लॉस रहता है वो लिमिटेड रहता है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जाना है तो अगेन इस लिंक्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको डिटेल में फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स कैसे ओरिजिनेट हुए, ऑप्शंस कैसे हुए, कौन सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो सब आपको इन लिंक्स पे जाके स्कूल ऑफ स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद अब ऑप्शंस, हमने सोचा कि ठीक है हम तो ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, बट ऑप्शंस में अब ये कॉल है, पुट है, तो मैं क्या करूँ, ये कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कॉल का मतलब होता है कि आपकी प्राइजेस इंक्रीज होगी, और पुट का मतलब होता है कि आपकी प्राइजेस डिक्लाइन होगी। अगर आपको कोई कहता है कि मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, इसका सिंपल मतलब है कि उस जो भी पर्टिकुलर, मान लीजिए मैंने मारुति का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में मुझे मारुति के प्राइजेस ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, इसलिए मैंने उसका कॉल ऑप्शन बाय किया है। अगर वही मैं कहती हूँ कि मैंने मारुति का पुट ऑप्शन बाय किया है, इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि प्राइजेस नीचे आएंगी, इसलिए मैंने उसका पुट ऑप्शन बाय किया है। कॉल पुट ऑप्शन बाय सेल के अलावा भी इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी। आप ये जो लिंक है वहां पे जाके हमारी स्ट्रैटेजीज जो है कॉल एंड पुट ऑप्शंस की वो पढ़ सकते हैं। बट फॉर श्योर हम अपने आने वाले इस वेबिनार में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वन बाय वन एक एक पॉइंट को लेके आपको समझाएंगे। बट उसके बाद भी मेरी सबसे बिगनर से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज डेरिवेटिव पार्ट्स को इन द बिगनिंग टच मत करिए। थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए कैश मार्केट में और उसके बाद आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में एंटर करिए। अब ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया आपकी, आप अपना पहले ट्रेडर और इन्वेस्टर समझिए अपने आप को, क्या से स्टाइल आपको जाना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैं अगर ट्रेडर हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ तो कौन से टाइम फ्रेम को देखकर मैं कॉल्स लूँ। ये नॉर्मली हर किसी के माइंड में कंफ्यूजन है। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं 15 मिनट्स देखकर कॉल लूँ, 30 मिनट देख के कॉल लूँ, या 4 घंटे का चार्ट देख के कॉल लूँ, किस टाइम फ्रेम पे लूँ, आई थिंक वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हर टाइम फ्रेम का उसका मतलब क्या है। तो अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 या 2 मिनट का, उसको हम बेसिकली मार्केट के उसमें टर्मिनोलॉजी में स्कैल्पर्स कहते हैं। वो स्कैल्पिंग करते हैं और वो बहुत ही फास्टली इन एंड आउट मूव करेंगे स्टॉक में से। उनका जो रिटर्न टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो भी बहुत नैरो होता है। उसके बाद हमारा इंट्राडे होता है जिसमें मैंने आज सुबह खरीदा, शाम को बेचा, और उसके बाद डे ट्रेडिंग जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको 2 या 3 दिन से ज्यादा बेसिकली होल्ड करना है स्टॉक। जिन लोगों को 2 से 3 हफ्तों तक के लिए स्टॉक्स होल्ड करना है वो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में आ जाते हैं, और जिनको 4 मंथ्स एंड अबव करना है वो पोजिशनल ट्रेडिंग, और जिनको 5 इयर्स टू 7 इयर्स के ऊपर करना है स्टॉक्स में वो बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं। तो बेसिकली आप पहले अपना, जब आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मैं अगर ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडर होने के बाद मुझे 1 मिनट देखना है, मुझे 2 दिन के हिसाब से ट्रेड लेना है,
मुझे वीक के हिसाब से ट्रेड लेना है, वो फ्रेमवर्क आपको क्लियर होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी आपको क्लियर होनी चाहिए। बट सिंस आप बिगनर हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप बेसिकली इंट्राडे और 1 मिनट जो स्कैल्पिंग होती है उसको अवॉइड करिए। टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस आपको बेसिकली वो ट्रेड्स लेने स्टार्ट करनी चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए जहां पे आप 2 या 3 दिन से ज्यादा पोजीशन होल्ड कर सको। तो अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो तो आपको हमेशा शॉर्टर टाइम फ्रेम्स चार्ट देखना चाहिए। आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये सब नॉर्मली हम इंट्राडे जब करते हैं उस समय ये टाइम फ्रेम्स चार्ट्स देखते हैं। सो इफ यू आर अ रेगुलर ट्रेडर तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हो तो आपको बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करना चाहिए, जो कि डेली चार्ट होता है, और वहां पे आप 30 और 60 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसको यूज कर सकते हैं अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए। नॉर्मली आपको जो रेगुलर ट्रेडर्स नहीं हैं उनको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, जैसे मैंने आपको बोला 10-15 मिनट, 30-60 मिनट, ये जो नॉर्मली जो रेगुलर ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो ये यूज करते हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हो तो ये टाइम फ्रेम आप मत यूज करिए, बिकॉज जब शॉर्टर टाइम फ्रेम्स आप कोई यूज करोगे तो आपका एग्जिट बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि इस पे ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज होंगे। तो और वॉलेटिलिटी भी काफी हो सकती है और काफी नॉइज भी हो सकता है। नॉइज का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक कोई न्यूज आ रही है जिसके कारण स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप अगर बिगनर्स हो तो ये वॉलेटिलिटी, ये नॉइज को आपको कट ऑफ करना चाहिए। आपको ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स अवॉइड करने चाहिए। आपको बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे ही स्टिक करना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, एमएफ्स, तो ये सब भी नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम्स के चार्ट को देखकर अपने ट्रेड्स लेते हैं, और अलोंग विद देयर फंडामेंटल स्टडीज ये लोग 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स के चार्ट्स को नहीं देखते हैं। तो टाइम फ्रेम में एज अ बिगनर आपको डेली टाइम फ्रेम देखना चाहिए और 30 और 60 मिनट टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो आपकी एंट्री और एग्जिट के लिए। बट हाँ, अगर आप इंट्राडे, आपको लगता है आप एज अ बिगनिंग में इंट्राडे अच्छा कर सकते हैं तो 10, 15, 30 एंड 60 मिनट देखना चाहिए। अभी मैं आपको हमारा जो फायर्स वेब है उस पर दिखाती हूँ कि किस तरह आप दूसरी टाइम फ्रेम्स कर सकते हैं। तो मैं वो स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारा फायर्स वेब है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये फायर्स वेब है। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको हमेशा ये चार्ट स्क्रीन दिखेगा और यहाँ पे आपको टूल पैनल्स दिखेंगे और ये टाइम फ्रेम्स हैं। तो जब मैं 5 मिनट की बात करती हूँ तो 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे चार्ट ऐसा दिखता है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। ये बेसिकली इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। डेली, जब मैंने बोला कि अगर आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हैं और आपको डेली टाइम फ्रेम देखना चाहिए तो ये मेरा मतलब है कि आपको ये डेली चार्ट्स देखना चाहिए। इनफैक्ट आप वीकली चार्ट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके अगर आप 2 से 3 दिन या मे बी से वीक्स वाइज पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। तो बेसिकली डेली और वीकली टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स आपको देखने चाहिए आपके ट्रेड्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और टाइम फ्रेम्स देखने हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप वो टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइम फ्रेम्स पे जो हमने डिस्कस किया। तो ये मैंने चार्ट्स ऐसे दिखाए हैं जो कि मैंने आपको लाइव भी करके यहाँ पे बताया। अब बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड क्या होता है? तो ट्रेंड जो है बेसिकली वो एक डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन किसका? प्राइस का। और वो प्राइस किसकी है? एक एसेट की। तो
प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये बताता है उसका ट्रेंड। नॉर्मली जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो अगर वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा है कि वो काफी देर तक उस ट्रेंड के साथ उसको स्टॉक को होल्ड करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है या डाउन है, अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। तो एज अ ट्रेडर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए वो ट्रेंड है। ट्रेंड इज लाइक योर फ्रेंड बेसिकली। सो अगर ट्रेंड को आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आप अच्छा ट्रेड ले पाओगे और आप अच्छे से प्रॉफिट में रहोगे। सो ट्रेंड को प्लीज इग्नोर मत करिए। जो ट्रेंड होता है बेसिकली आप कोई से भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पे भी, मीडियम पे भी एंड लॉन्ग टर्म पे भी। बट यस, जो ट्रेंड होगा, जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होगा, फिर आपको उस हिसाब से ही अपने ट्रेड्स लेने होंगे। आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ नॉइज। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमेशा ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम तो ऑपोजिट ट्रेड करेंगे जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ राइट की और रॉन्ग वॉट एवर। तो ऐसा मत करिए। डोंट गेट योर ईगोज या किसी का सुन के इन सब चीजों में मत आइए। जो आपको प्राइस दिखा रहा है उसको फॉलो करिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। अभी ट्रेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है? तो अपवर्ड ट्रेंड जो होगा उसमें आप देखोगे प्राइस जो होगा वो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाएगा। डाउनवर्ड ट्रेंड में जो प्राइसेस होंगी वो आपके बेसिकली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाएंगे। और साइडवेज ट्रेंड में इट विल बी ना टॉप्स होंगे ना हायर बॉटम्स होंगे, ना लोअर टॉप्स होंगे ना लोअर बॉटम्स होंगे। एक आइडेंटिकल हायर हाईज, एक आइडेंटिकल हाई और लोज चलते जाएंगे। तो वो बेसिकली आपका साइडवेज ट्रेंड होगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रही हूँ ट्रेंड का, बट इतना ब्रॉड में बता रही हूँ कि बेसिकली अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज ट्रेंड है। अगर आपको बहुत डिटेल में इंटरेस्ट है ट्रेंड को समझने का तो अगेन ये नीचे हमने एक लिंक मेंशन किया है स्कूल ऑफ स्टॉक्स का, वहाँ टेक्निकल एनालिसिस में हमने इन डिटेल ट्रेंड्स के बारे में बात करी है। तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है अपवर्ड ट्रेंड का। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे प्राइजेस किस तरह फॉल हुई हैं। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनता है और प्राइजेस सपोर्ट लेती है। बाय द वे चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल का। आप देख सकते हैं किस तरह ये पॉजिटिव पैटर्न बनता है और उसके बाद प्राइजेस बाउंस करती है और ये एक फर्स्ट टॉप बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, प्राइजेस थोड़ा करेक्ट होती है, पुल बैक आता है और यहाँ पे जो प्रीवियस ये इसके हाई है वहां पे वो सपोर्ट लेकर फिर से रैली कंटिन्यू होती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह अब ट्रेंड कंटिन्यू है, हर बार हायर टॉप बन रहा है और हर बार जो करेक्ट होता है, पुल बैक होता है, वो प्रीवियस बॉटम से ऊपर है। तो ये एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है जहाँ पे हायर टॉप और हायर बॉटम बनता है। ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि किस तरह मार्केट रैली किया, यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट में प्राइजेस करेक्ट होती हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेती है, एक पुल बैक आता है और उसके बाद अगेन रेजिस्टेंस फेस करती हैं और कंटिन्यू करती हैं अपना डाउन ट्रेंड। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली लोअर टॉप और ये लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो इस टाइप का जब आप ट्रेंड देखते हैं जहाँ पे कि आपका जो न्यू लोज हैं और जो न्यू हाईज हैं वो प्रीवियस हाई से कम है, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तीसरा था साइडवे ट्रेंड। तो उसका एग्जांपल है, आप ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में, ये क्यूमिंस इंडिया का चार्ट है, इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे हाई लो और ये हाई भी इस हाई के ऊपर नहीं है,
नीचे है बट ये लो इज इक्विवेलेंट टू दिस लो। तो बेसिकली जहाँ पे आइडेंटिकल हाईज और लोज में स्टॉक मूव करने लगता है उसको हम साइडवेज मार्केट या साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब हमने समझ लिया टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं। अब इन ट्रेंड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेसिकली कौन से टूल्स आप यूज करेंगे इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सब लोगों के अपने अपने टूल्स होते हैं, और ये जो टूल्स मैंने मेंशन किए ये मेरे बहुत ही फेवरेट टूल्स हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने इन टूल से किया, और इनफैक्ट आज भी मैं इनको यूज करती हूँ। आपको एज अ बिगनर ये टूल्स बहुत सिंपल है तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, बट लेटर ऑन यू कैन डिराइव योर ओन टूल्स ऑल्सो, और जो और भी बहुत सारे टूल्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है कि टूल्स का आपको उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। वो आप अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्स टूल है और ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके को लेकर ज़्यादा अच्छी है, तो आप वो यूज़ करो। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टेक्निकल एनालिस्ट में कि एक्स पर्सन ने अगर ये बोल दिया है तो मुझे वो ही टूल्स या वो ही स्टडीज या वो ही पैटर्न्स यूज करने हैं। हर किसी का एक अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, नजरिया हो सकता है चीजों को देखने का और यूज करने का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की। अगेन मैं आप लोग को बताऊंगी, मैं प्रैक्टिकल इसमें अभी आपको बताऊंगी कि ट्रेंड लाइंस कैसे होती हैं, क्या करते हैं। बट यस, अगर आपको ट्रेंड लाइन को बहुत डिटेल में समझना है तो नीचे मैंने ये लिंक्स मेंशन किए हैं स्कूल ऑफ स्टॉक्स के, आप वहां पे जाके ट्रेंड लाइंस को डिटेल में समझ सकते हैं। इनफैक्ट चैनल्स, मूविंग एवरेज, ये तीनों टॉपिक्स आप वहां पे जाके डिटेल में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन से। तो मैं ये फिर से फायर्स वेब की साइट पे आ गई हूँ, और अब हम बात करते हैं अगर ट्रेंड लाइंस की। तो मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स पे किया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ ट्रेंड लाइंस कैसे वहां पे करते हैं। तो बहुत सिंपल है कि ट्रेंड लाइन है क्या। ये बेसिकली प्राइस टूल है जो कि आपको बता रहा है कि ट्रेंड कैसा होगा। ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ट्रेंड लाइंस। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज होते हैं, उसी तरह ट्रेंड लाइंस भी बेसिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज होती हैं। तो जो अपवर्ड ट्रेंड लाइंस हैं, जैसे कि आप ये देख सकती हैं भारत फोर्ज के चार्ट पे, ये आपको एक मैंने अपवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइंस है इसमें आप देखोगे कंटिन्यूअसली हायर टॉप्स बन रहे हैं और हायर बॉटम्स बन रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपवर्ड ट्रेंड लाइन की। और ट्रेंड लाइंस हमेशा जब कनेक्ट करेंगे आप तो 2 से 3 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से ड्रॉ करो और यहाँ पर नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स कनेक्ट होके ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो आपको ये सब दिख रही है, ये सब डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है जो कि बता रही है कि ट्रेंड आपका यहाँ पे लोअर हो रहा है। तो ये बेसिकली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हो गया। अभी हम बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड लाइन की। तो साइडवेज ट्रेंड लाइन में भी वो जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पे प्राइजेस बहुत नैरो रेंज में रहेंगी, मतलब आइडेंटिकल हाइज एंड लोज रहेंगे। तो मे बी इस ये जो पोर्शन है, इस दो इट इज हायर ओनली, बट अगर आप इतने को ही सिर्फ देखोगे तो आप देखोगे ये एक पर्टिकुलर रेंज में ही मूव हो रहा है। आपको जब ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप जब फायर्स वेब पे जाएंगे, कोई भी चार्ट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे टूल पैनल्स है, यहाँ टूल पैनल्स में यहाँ पे आपको फर्स्ट उसमें ट्रेंड लाइन दिखेंगी। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपवर्ड ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो लोअर पॉइंट्स को पकड़ के जहाँ पे भी हो उससे आपको कनेक्ट करना है। मैं एक आपको लाइव एग्जांपल करके दिखा भी देती हूँ तो इट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी। तो जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन थी, मैं यहाँ पर गई, मैंने ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया एंड देन आई कैन ड्रॉ दिस
ट्रेंड लाइन। इसी तरह बाकी ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ की जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज जो है ट्रेंड लाइंस पे वो ये है कि आप ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हो। आप 5 मिनट्स पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप 15 मिनट्स पे भी कर सकते हो, आप डेली पे भी कर सकते हो। सो ट्रेंड लाइंस आप हर जगह यूज कर सकते हो। दूसरी चीज जो है कि वो ट्रेंड लाइंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट आ रहा है तो उसका मतलब, या ब्रेकडाउन आ रहा है, या साइडवेज मूव से बाहर निकल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ट्रेंड कंटिन्यू होगा। मान लीजिए कि अभी अपवर्ड साइड का ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे अपवर्ड साइड का ब्रेकआउट आया है, तो जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड ऊपर ही जाए। हो सकता है कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये प्राइस कंसोलिडेट हो और ट्रेंड फिर से नीचे आ जाए। तो और सेम चीज आपकी डाउनवर्ड साइड में भी होती है कि यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेंड डाउन था, प्राइसेस डाउन डाउन जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर जाती हैं और फिर उसके बाद नीचे जाती हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपका ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है तो वो ट्रेंड वैसा कंटिन्यू करेगा। हो सकता है वो पॉज भी ले सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। सो ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको ट्रेंड बता रहा है, बट इसके कॉम्बिनेशन में आपको और भी चीजें यूज करनी होंगी, लाइक पैटर्न्स, लाइक अदर टूल्स, जो कि आपको फर्दर हेल्प करेगा। बट एज अ बिगनर अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को लेकर यूज करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जस्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स के अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद प्राइजेस स्टॉक्स की किस तरह मूव कर रही हैं। तो और दूसरी चीज, जितनी लंबी ट्रेंड लाइन होगी उतना ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस होता है। तो ये कुछ ब्रॉडर चीजें थी ट्रेंड लाइन पर। बट यस, अगेन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे स्कूल ऑफ स्टॉक्स पे जा सकते हैं। और लास्ट चीज जो मैं ट्रेंड लाइन पे बोलना चाहती हूँ वो ये है कि ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। हो सकता है मैं ये पॉइंट्स लेके ज्वाइन कर लूँ, ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आप मे बी इस पॉइंट को लेके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर किसी का एक अपना तरीका और नजरिया है ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने का। बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल है कि 2 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स ज्वाइन होने चाहिए, वो आप कहीं से भी पकड़ो पॉइंट्स, अपवर्ड में पकड़ो, डाउन में पकड़ो, साइड में, वो बेसिक स्ट्रक्चर को फुलफिल होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग चैनल्स पे। तो चैनल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जो चैनल्स है ये भी एक्सटेंशन है आपका, अगर देखा जाए तो, ट्रेंड लाइंस का। एंड जो चैनल्स होते हैं बेसिकली वो आपको हेल्प करते हैं। कोई भी जो स्टॉक होता है उसमें एंट्री और एग्जिट के लिए आपको अगर अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं तो भी चैनल्स आपको काफी हेल्प करते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड काफी बताते हैं। सो अभी जो चैनल्स भी होते हैं वो टाइप्स के होते हैं। एक राइजिंग चैनल होता है और एक फॉलिंग चैनल होता है। तो अब मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भारत फोर्ज का एक चार्ट था। अब मैंने यहाँ पे ये चैनल्स ड्रॉ किए हैं कि डाउनवर्ड था, आप उसके बाद देख सकते हो कि डाउनवर्ड में होके ये चैनल से प्राइस मूव कर रहा है और किससे अपवर्ड चैनल्स में से प्राइस मूव कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि ये अपर बैंड लोअर बैंड के बीच में ही प्राइसेस मूव कर रही है और यहाँ पे भी अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ही प्राइसेस मूव कर रही है। ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि भारत फोर्ज का आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइसेस एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी, इस पर्टिकुलर रेंज में घूम रही थी। सो यहाँ पे भी चैनल बनता है। अब बात आती है चैनल हम बनाएं कैसे। तो सिंपल सा चीज है, आप जब भी फाइल्स वेब पे हो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको पैरेलल चैनल करके मिलेगा। सो आप क्लिक करिए पैरेलल चैनल पे एंड देन जस्ट होल्ड दिस, जो भी 2 या 3 हाइज बनेंगे और उसको लेके आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका चैनल बनता है। तो इस तरह आप चैनल्स कर सकते हैं, फॉलिंग, राइजिंग चैनल। सो बेसिकली 2 या 3 पॉइंट्स, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड लाइन ओनली। अब नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज बहुत से लोग सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं।
अभी मैं दूसरा चार्ट ले लेती हूँ, आई थिंक वो ज्यादा इजी रहेगा। सो ये एक प्लेन चार्ट है हमारा। सो मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज जो है ये सबसे पुराना टूल है और ये भी आप अक्रॉस द टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। आप बेसिकली इंट्राडे टाइम फ्रेम 10-15 मिनट्स इन पे यूज कर सकते हो, प्लस आप अपने टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। एनी टाइम फ्रेम यू कैन यूज। अब मूविंग एवरेज होता क्या है बेसिकली? तो मूविंग एवरेज जो होता है ये बेसिकली एक एवरेज प्राइस है सिक्योरिटी का, कि पर्टिकुलर पीरियड में क्या एवरेज प्राइस रहा है। और ये जो एवरेज प्राइस होता है ये बेसिकली आपका एवरेज हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का, ओपनिंग प्राइस का, हाई प्राइस का, लो प्राइस का, और कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट नॉर्मली जो मूविंग एवरेज हम लोग देखते हैं या करते हैं वो हम क्लोजिंग प्राइस को लेके कंसिडर करते हैं। अभी बहुत सारे मूविंग एवरेजेस लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली डिपेंड्स करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड को लेकर स्टडी करना है। तो मान लीजिए अगर मैं मूविंग एवरेज 20 की बात करती हूँ तो उसका मतलब है कि 20 डे मूविंग एवरेज अगर मैं यूज करी, उसका मतलब ये है कि जो एवरेज क्लोजिंग है प्राइस की पिछले 20 दिनों में क्या होगी वो मुझे वहां पे चार्ट पे दिखाई देगी। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसमें आप जाओगे, ये यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिखेंगे टॉप पैनल के ऊपर, तो वहां पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप सिंपल लिखिए मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज बहुत टाइप्स की होती है। नॉर्मली जो देखी जाती है वो होती है सिंपल, एक्सपोनेंशियल एंड वेटेड, बट अभी मैं आपको पहले सिंपल बता रही हूँ। तो ये मूविंग एवरेज हुआ, मैंने मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि मेरे चार्ट पर ये मूविंग एवरेज आ गया है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो 9 है। तो 9 बहुत ही एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज। इसका मतलब ये है सिंपल कि जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस है पिछले 9 दिनों की, ये उसका ये एवरेज दिखा रहा है, ये प्राइस वो दिखा रहा है। तो ये बेसिक मतलब है मूविंग एवरेज का। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो चेंज भी करना है तो आप सेटिंग्स में जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आप इनपुट्स में जो वॉट एवर टाइम मतलब ड्यूरेशन का आपको देखना है, आपको अगर 20 का देखना है तो आप इसमें 20 डाल सकते हैं, आपको 100 देखना है तो आप 100 यहाँ पे टाइम फ्रेम जो भी है आप उसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह ये मूविंग एवरेज है। अब जैसे मैंने आपको बताया और हमने यहाँ इंडिकेटर्स में जाके देखा कि मूविंग एवरेज बहुत टाइप्स की होती है, बट नॉर्मली जो यूज होती है वो है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एंड वेटेड। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि उनका कैलकुलेशन कैसे, उनको कैसे देखना है, वो अभी हम बात नहीं करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मूविंग एवरेज एज अ टूल हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये सिंगल मूविंग एवरेज आपको ये चार्ट पे दिख रहा है, तो अभी मैं इस पे ट्रेड कैसे लूंगी? तो जब ये जो, और ये जो आप किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हो, बेसिकली आप कैंडल्स पे यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे लाइन पे यूज कर सकते हो, आप बार चार्ट पे यूज कर सकते हो। अगर आपको अपना टाइप ऑफ चार्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जौन सा भी चार्ट चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम ये हमारा पैटर्न है और इस पे हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह मूविंग एवरेज जब प्राइस को जब प्राइस को क्रॉस करती है नीचे से, वहां पे आपका बाय सिग्नल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह मूविंग एवरेज 9 ये हमारी प्राइस को क्रॉस कर रही है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ये लो, तो वो लो है 428 का, और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, मे बी अराउंड, मैं क्लोजिंग का ले रही हूँ 454, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह स्टॉक मूविंग एवरेज ट्रेंड दिखाता है, तो किस तरह वो कंटिन्यू हो रहा है। तो जब तक स्टॉक ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता जा रहा है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बट ये लॉन्ग पोजीशन के लिए, अब हम शॉर्ट पोजीशन कैसे क्रिएट करेंगे? शॉर्ट पोजीशन जब आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब मूविंग एवरेज ऊपर से प्राइजेस को कट करती हैं तो आप अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है क्यूमेंस इंडिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस किस तरह ने कट किया और प्राइजेस उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप वहां पे
शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अभी बहुत एग्जाम्पल छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह मूविंग एवरेज ने प्राइसेस को कट किया एंड कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब तक प्राइस आपकी मूविंग एवरेज के नीचे है, आप अपने शॉर्ट को होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया सिंगल मूविंग एवरेज को एक मैंने लेकर आपको एग्जांपल बताया कि किस तरह आप अपना ट्रेड कर ले सकते हैं और किस तरह सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। तो जब प्राइसेस आपकी मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्रॉस कर रही हैं, लॉन्ग करिए, और जब बिलो है, फर्स्ट क्रॉस आ रहा है तो शॉर्ट करिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह जब अगर हम मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो उस समय हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब मल्टीपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? मतलब मैं दो मूविंग एवरेज, दो या दो से अधिक मूविंग एवरेज यूज कर रही हूँ। तो अभी मैंने ऑलरेडी एक मूविंग एवरेज 9 रखा हुआ है, तो एक और मूविंग एवरेज में ऐड कर सकती हूँ, और आप नहीं तो यहां से भी ले सकते हैं मूविंग एवरेज डबल। तो मैं 9 वाली अभी कैंसिल करती हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियरिटी से दिखे। तो अभी हमने जो मूविंग एवरेज डबल लिया उसमें है 14 और 21। अब आप अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस ले रहे हैं मल्टीपल, तो किस तरह से ट्रेड लेंगे? तो सिंपल सी चीज है, जब आपकी ये 14 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी आपकी 20 डे वन मूविंग एवरेज विद अ बुलिश पैटर्न एंड वॉल्यूम, तो आपका बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो बुलिश पैटर्न तो मैं अभी आप लोग को नहीं बोलूंगी बिकॉज इट्स जस्ट अ बिगनर। तो जस्ट मूविंग क्रॉसओवर्स, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स को देख के अगर आपको कॉल लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह 14 ने जब क्रॉस किया 21 को फ्रॉम डाउन, तो आप यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह स्टॉक हैज गॉन अप। जब तक स्टॉक, बेसिक रूल, जब तक स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस ट्रेड कर रही है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे। कभी कभी बीच में विप्सो होंगे तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, और वो बात मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। बट आप देख सकते हैं कि किस तरह जब जब यहाँ पे क्रॉस आता है मूविंग एवरेज, जब तक प्राइसेस के नीचे आप लॉन्ग रख सकते हैं पोजीशन। उसी तरह जब मूविंग एवरेज आपकी जब ऊपर से यहाँ से 14 डाउन साइड में क्रॉस करती हैं, तो आप वहां पे सेल कर सकते हैं और उसको होल्ड करके रखिए जब तक प्राइसेस आपकी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो बेसिकली जब क्रॉसओवर्स आते हैं तो 14 क्रॉसिंग 21 नीचे से और ऊपर से 14 21, तब आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेनी है क्रॉसओवर्स पर। तो ये एक सिंपल ट्रेड्स होते हैं, बहुत ही सिंपल। अब हम लोग ने ट्रेंड लाइन समझ लिया, हमने देखा कि ट्रेंड लाइन से हम किस तरह ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड लिख सकते हैं, चैनल्स लेकर कैसे कर सकते हैं मूविंग एवरेज। तीसरा जो है वो है बॉलिंजर बैंड। ये बहुत सारे लोग सुनते हैं और सबको लगता है कि हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बॉलिंजर बैंड्स बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी है, और इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं क्यूमेंस पे ही आपको बताती हूँ कि कैसे बॉलिंजर बैंड को स्टडी करना चाहिए। बॉलिंजर बैंड पहले तो चीज है क्या? सो बॉलिंजर बैंड जो है वो बात करता है बेसिकली वॉलेटिलिटी इन दी मार्केट, इन दी प्राइजेस। तो वो आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बॉलिंजर बैंड बेसिकली दो पैरामीटर्स पे ट्रेड होता है। वन इज आपका वो एक है पीरियड और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वो मैं आपको ज्यादा उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला नहीं समझा रही हूँ, तो पहले मैं चार्ट पे बॉलिंजर बैंड लगाती हूँ तो मे बी आपको उससे क्लैरिटी आएगी। अगेन आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, आप बॉलिंजर बैंड टाइप करिए तो आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड है। तो जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंजर बैंड किसी भी प्राइस की वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज में है, बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा टूल है। अब जो मैं इसमें बोल रही थी आपको कि दो चीजों पे डिपेंड करता है, वो एक पीरियड और एक स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है दैट इज द पीरियड, दैट पीरियड इज व्हाट 20 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे रहता है।
लेकिन आपको इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है। ये इसकी जो स्टडी होती है, मैं आपको बताती हूँ कि बॉलिंजर बैंड को कैसे देखना चाहिए। तो जब कोई बॉलिंजर बैंड, जब प्राइजेस इस नैरो रेंज में होती हैं, आप अवॉइड करिए ट्रेड करना, क्योंकि बॉलिंजर बैंड ये बता रहा है कि प्राइजेस साइडवेज है, यहाँ पे आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। लॉन्ग शॉर्ट आप कुछ भी करेंगे, यू विल गेट स्टक। द मोमेंट प्राइजेस अपर बैंड को ब्रेक करती हैं विद वॉल्यूम, आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती हैं, तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं और आप लॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी देखिए, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आता है। सो कितनी सारी चीजें एक साथ मैच करती हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, एंड इट इज ट्रेडिंग अबव द मिड। ये जो 20 डे मूविंग एवरेज जो बॉलिंजर बैंड में यूज होती है उसके ऊपर ट्रेड। तो ये तीनों पैरामीटर आप कह सकते हैं कि गुड बाय सिग्नल है, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक प्राइस ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड तक पे ट्रेड करिए, आप लॉन्ग रह सकते हैं। और जब यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ बेयरिश पैटर्न हो रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप देख सकते हैं, अगर ये प्राइसेस इधर आती है, ये 20 डे एवरेज के आसपास आती है, जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ये जो है बीच वाली लाइन पर आती है, वहां पे अगर आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, तो मे बी आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और या फिर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस वैल्यू को एज अ स्टॉप लॉस भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस इसके नीचे नहीं जा रही, इधर ही एक्यूमुलेट हो रही है और ट्रेंड अपसाइड कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरह बॉलिंजर बैंड अपसाइड ट्रेंड में मूव करता है। नैरो रेंज में आप कभी भी नई एंट्री मत करिए, नॉर लॉन्ग नॉर शॉर्ट, ये वाला जो रेंज होता है ये टोटल अवॉइड करिए, इसमें प्लीज ट्रेड एंटर मत करिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट ट्रेंड कैसे हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे प्राइजेस मूव कर रही हैं, ट्रेंड ओके है, यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बनता है, हमने देखा कि प्राइजेस करेक्ट हो रही है और ये जो 20 डे पीरियड है उसके नीचे जा रही है, एंड देन भी हमने देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देखिए किस तरह प्राइजेस ने बॉलिंजर बैंड का ये जो लोअर बैंड है इसको ब्रेक किया है एंड देन कंटिन्यूसली फॉल हो रही है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और इस एवरेज के ऊपर हल्का सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा, उसको लेके आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉलिंजर बैंड आप यूज कर सकते हैं अपने बाय और सेल ट्रेड्स के लिए। तो आइदर साइड, इसको अपर बैंड कहते हैं, लोअर बैंड, एंड दिस इज द एवरेज 20 डे पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर आप बॉलिंजर में देख रहे हैं। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, अपर बैंड अगर ब्रेक होता है वॉल्यूम से लॉन्ग करिए, लोअर बैंड ब्रेक होता है वॉल्यूम से, जो नैरो रेंजेस हैं बॉलिंजर बैंड की, इनमें ट्रेड मत करिए, पोजीशन बिल्ड मत करिए। अब हम लोग ये मैंने आपको बता दिए टूल्स, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को। अब हाउ टू कैप्चर द ट्रेंड, अगर मैं सोचूं कि हमेशा मुझे टॉप पे प्रॉफिट बुक करूं या लो पर शॉर्ट करूं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ट्रेंड कैप्चर करना है तो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो होती हैं मिड पॉइंट्स में आप कैप्चर करो, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ कि पुल बैक्स पे करो, क्योंकि देयर इज नोबडी जो कि टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट करे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल्स में, सो देखिए यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना, वो ठीक है आपने एंटर किया, बट यहाँ पे जाके जब ये टॉप एकदम से बन रहा है बेयरिश पैटर्न है, तो यहाँ पे एंटर मत करो। मे बी ये पुल बैक पे, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, ये आपका फर्स्ट हाई बना है, ये सेकंड लो बन रहा है एज कम्पेयर टू, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, ये सब पॉइंट्स पे आप अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करिए। इन पॉइंट्स पे जब आप आइडेंटिफाई करोगे और एंटर करोगे, तो उसके बाद देखो आपको कितने बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। यही मैंने अपने चार्ट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि यहाँ पे
ये अशोक लेलैंड का चार्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न बनता है वॉल्यूम्स के साथ, प्राइसेस ऊपर जाती है फिर थोड़ा करेक्ट होती हैं। तो आई कैन नॉट कैप्चर यहाँ पे कि भैया ये टॉप हो गया है और नीचे बॉटम है, आई कैन नॉट डू दैट। बट हाँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सपोर्ट ले रही है, तो मे बी एटलीस्ट आई कैन एक्यूमुलेट, start accumulating my stock or buying stock at this levels to identify the trend, क्योंकि मुझे फर्स्ट सिग्नल आ गया है कि ये हायर हाई बना रहा है, एंड सेकेंड मैं देख सकती हूँ कि ये लोअर हायर लोज है, तो इट इज गिविंग एन इंडिकेशन कि ट्रेंड ऊपर रहेगा। सो इस हिसाब से तो बेसिकली जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं वहां पे आप अपना ट्रेंड कैप्चर करना स्टार्ट करना चाहिए आपको। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। तो स्टॉक और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नॉर्मली जो मैं यूज़ करती हूँ और जो बहुत ही आसान है एज अ बिगनर, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले है रेशियो एनालिसिस। सो रेशियो एनालिसिस को हम बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस भी कहते हैं। और ये क्या होता है, तो बेसिकली ये जो होता है ये बताता है कि दो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा है। रिलेटिव परफॉर्मेंस का मतलब है कि मान लीजिए मैंने HDFC बैंक लिया है और SBI बैंक है, दो स्टॉक्स हैं। अब मुझे देखना है इन दोनों के बीच में, दोनों बैंकिंग सेक्टर के हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा अच्छा या रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उस स्टॉक में या उसमें ट्रेड लूंगी। बेसिकली ये जो कैलकुलेट होता है, ये आपको प्राइस, इसमें एक स्टॉक की दूसरे स्टॉक की प्राइस डिवाइड होके एक चार्ट आता है, जो मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसा वो आता है, उससे होता है। बट रेशियो एनालिसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने स्टॉक को और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए। अभी इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए दो स्टॉक्स हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हाँ, तो मान लीजिए मैं HDFC और SBI है। अब मुझे देखना है इनका रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप सिंपली चार्ट्स पे जाइए, वहां पे HDFC बैंक और SBI लिखेंगे। तो ये देखिए, अभी इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये जो HDFC बैंक है ये मेरा न्यूमरेटर है और SBI क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन क्या कर रही हूँ कि मेरा जो HDFC बैंक है वो SBI के कंपैरिजन में कैसा चल रहा है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा HDFC है, न्यूमरेटर जो लाइन है, दैट इज जिसका मैं परफॉर्मेंस कंपेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरी ये लाइन ऊपर जा रही है, इसका सिंपल मतलब है कि HDFC जो बैंक है और जो SBI है, HDFC बैंक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है SBI को। अगर ये लाइन ऐसे साइडवेज में है, इसका मतलब ये नहीं कि HDFC नहीं परफॉर्म कर रहा है या SBI नहीं कर रहा है, बट ये है कि कुछ अभी मोमेंट नहीं है। तो बेसिकली आपको ये नहीं बोल रहा है कि जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ करते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉन्ग ट्रेड लॉन्ग कर दें ये चार्ट्स को देखकर या शॉर्ट कर दें, नहीं। ये सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है जिसको आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो स्ट्रांगली है कि नहीं। उसके बाद आप अपने चार्ट पे जाइए, आपकी जो बाकी ट्रेंड लाइन, चैनल, बॉलिंजर, ये जो स्टडीज है इनको लगाइए एंड उसके बाद आप अपना ट्रेड लीजिए। ये सिर्फ आपको यही बता रहा है सिंपल कि स्लाइटली SBI से स्ट्रांग है। रेशियो चार्ट्स पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो आपने देखा है कि किस तरह मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये रेशियो लाइन ऊपर है, ऊपर जा रही है, तो उसका क्या मतलब है, उसका सिंपल मतलब है जो न्यूमरेटर जो मेरा HDFC है वो बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर जो मेरा SBI है वो फॉल कर रहा है। दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, मतलब HDFC बढ़ रहा है और SBI में कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन ये चेंज आपको प्राइस चार्ट पे देखने पे मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बढ़ रहे हो लेकिन जो HDFC है वो ज्यादा तेजी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं कंपेयर टू SBI का प्राइस। और दूसरा चीज ऐसा भी हो सकता है कि
बेसिकली HDFC के तो प्राइसेस को चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन SBI काफी जोर से गिर रहा है। और अगर हम फॉलिंग कंडीशन देखेंगे ये तो हो सकता, इसका मतलब ये होता है, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह ये गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो HDFC है, जो HDFC वो कम स्पीड से गिर रहा है कंपेयर टू योर डिनोमिनेटर जो कि SBI है। तो ये बेसिकली जो रेशियो एनालिसिस है वो सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि स्ट्रेंथ क्या है किसी भी स्टॉक की, कंपैरिजन दो स्टॉक्स का आप कर रहे हो तो उन दोनों में से स्ट्रेंथ क्या है। ये फॉलिंग रेशियो में भी सेम है। और ये जो रेशियो एनालिसिस है बेसिकली आप स्टॉक को स्टॉक के साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया HDFC वर्सेस SBI। दूसरा है स्टॉक के साथ सेक्टर भी कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे HDFC के साथ बैंक निफ्टी कर सकते हो। और दूसरा है स्टॉक वर्सेस मार्केट। स्टॉक वर्सेस मार्केट मतलब मैंने HDFC बैंक लिया है और यहाँ पे मैं निफ्टी का हाँ HDFC बैंक है और उसका मैं कंपैरिजन निफ्टी से करना चाहती हूँ, तो वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली स्टॉक टू सेक्टर्स एंड स्टॉक टू मार्केट आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैंने एक और चार्ट पे बताया है, ये मैं आपको लाइव भी करके दिखाती हूँ कि आप कैसे फायर्स पे कर सकते हैं। दूसरी चीज, रेशियो एनालिसिस में अगर आपको डिटेल में देखना है तो इंटर मार्केट हमारा चैप्टर है स्कूल ऑफ स्टॉक्स में, वहां पे जाके आप रेशियो एनालिसिस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे लाइव उसमें आप बेसिकली फायर्स पे कैसे रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपका क्यूमिंस का चार्ट है। तो मैं एग्जांपल जो मैंने आपको वहां बताया वही बताती हूँ। अभी यहाँ पे मैं HDFC स्टॉक लेती हूँ, तो ये HDFC का जो इम्पोर्टेंट चीज है रेशियो एनालिसिस में वो ये है कि वो हमेशा लाइन उस पे हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ से मैं लाइन चार्ट मैंने इसको कर दिया। अब HDFC को मान लीजिए मुझे SBI से ही कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस सिंबल आपको ऊपर दिखेगा, कंपेयर एंड ऐड, इसको करिए और यहाँ पे आप SBI लिख दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप देखेंगे कि ये दो चार्ट्स आ गए। तो ये जो पर्पल लाइन है ये आपका SBI है और ये जो ब्लू लाइन है आपका HDFC है। तो इसमें तो आपको बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिख रहा है कि विच स्टॉक आउट परफॉर्मिंग द अदर। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हो सकता है स्टॉक बढ़ रहा है, राइज है, बट हमारा क्लियरली दिख रहा है कि SBI में ज्यादा राइज है कंपेयर टू हमारा HDFC। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल देख रहे हैं किस तरह दो स्टॉक प्राइजेस आउट परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब आप मान लीजिए अगर आप इसको बैंक निफ्टी से करना चाहते हैं तो वहीं पे जाके बैंक निफ्टी टाइप कर दीजिए एंड आप देखेंगे ये जो ऑरेंज लाइन है ये बैंक निफ्टी की लाइन है। तो आप स्टडी कर सकते हैं कि ये दो स्टॉक्स का मूवमेंट कैसा है, कैसी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं वीजा वी आपकी ये बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो कैसा है। ये बेसिकली आपको सिर्फ स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। एक बार ये आप समझ लेते हैं तो उसके बाद आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं इन कॉम्बिनेशन जो मैंने टूल्स पीछे आप लोग को एक्सप्लेन किए। दूसरा जो है वो है हम 52 वीक हाई और 52 वीक लो को लेकर हम ट्रेड ले सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है और बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। मैंने यहाँ पे दो चार्ट्स लगाए हैं, एक मैरिको का एक अजंता फार्मा का। ये मैरिको का आप देख सकते हैं किस तरह 52 वीक हाई जब ब्रेक हुआ विद वॉल्यूम, स्टॉक्स अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह रैली भी करी है। उसी तरह अजंता फार्मा का कल हमने देखा कि 52 वीक हाई ब्रेक हुआ है एंड स्टॉक ने रैली किया है। उसके अलावा ये कुछ स्टॉक्स हैं लाइक BHL, अपोलो हॉस्पिटल, IEX, अदानी एंटरटेनमेंट एंड HFCL जो कंटिन्यूसली 52 वीक हाई ब्रेक करके आगे ट्रेंड्स को मूव कर रहे हैं। वो मैं एक मिनट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप गए अजंता फार्मा
तो आप देख सकते हैं किस तरह जब ये 52 वीक हाई हमारे ब्रेक्स होते हैं तो किस तरह स्टॉक्स रैली कर रहा है। अब हाउ टू टेक अ ट्रेड, यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब 52 वीक्स हाई जब ब्रेक होते हैं तो जो हमारा हाई होता है वो आप उसको एज अ स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं। इसमें हम और भी टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन अ सिंपल बिगनर्स के लिए आप ये इसको यूज कर सकते हैं। एंड ऊपर में जब तक ट्रेंड, जैसा कि मैंने कहा कि जब तक ट्रेंड कंटिन्यू रहता है पॉजिटिव उसमें, तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए। और इसमें अगर आप इंटरेस्टिंगली अगर बॉलिंजर बैंड ऐड करेंगे तो और क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये अपर बैंड ब्रेक हुआ है, 52 वीक हाई ब्रेक हुआ है, वॉल्यूम्स हुए हैं एंड अभी भी ये अपर बैंड के साथ जा रहा है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए। इस हिसाब से आपको ट्रेड्स लेने हैं। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब बॉलिंजर बैंड की ये नैरो रेंज में होती है तो प्राइसेस कहीं मूव नहीं होते, और इस समय देख सकते हैं कि आपको ट्रेड लेना इज नॉट एडवाइजेबल। सो ये भी मैं आपको जो पहले बताया उसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ कि ये सब पॉइंट्स आपको कनेक्ट करके एज अ बिगनर यू शुड टेक अ ट्रेड। तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो, दो एग्जांपल्स, दो चीज़ें होती हैं जिसको देख के आप ट्रेड ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कोई स्टॉक अभी मिला नहीं रिसेंट उसमें 52 वीक लो में। तो ये प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने दिखाए कि जब 52 वीक लो ब्रेक होते हैं, प्राइजेस कितना करेक्ट होती हैं, वहां पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और वही चीज़ है, आपकी जो स्टॉप लॉस होंगे, जो आपका हाई है 52 वीक हाई या लो का जो भी पॉइंट है, उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के आइदर साइड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर मैं इसमें बॉलिंजर बैंड भी लगाऊंगी तो भी क्लियर ट्रेंड आएगा कि 52 वीक लो ब्रेक हुआ है, बॉलिंजर बैंड लोअर बैंड भी ब्रेक होगा और आप देखेंगे स्टॉक्स नीचे कंटिन्यू हो रहे हैं। अब चलते हैं, तो ये सब बातें हमने कर ली, हमने ट्रेंड समझ लिया, हमने टाइम फ्रेम्स देख लिया, हमने टूल्स देख लिए कि किस तरह आइडेंटिफाई करें। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिस्क रिवॉर्ड, और स्टॉक मार्केट्स में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली जो हमारी टेंडेंसी होती है, हम हमेशा प्रॉफिट की तरफ भागते हैं, एंड हम लोग हमेशा ग्रीड और फियर्स में ही हम साइकोलॉजिकली इसमें घूमते रहते हैं। जो बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर भी बनना है, इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि अगर आप 5 साल भी हुई तो यू शुड नो राइट पॉइंट्स where to book your profits for your long term holding also। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपना माइंडसेट जो है वो प्रॉफिट लॉस से हटाकर रिस्क रिवॉर्ड की तरफ थोड़ा सोचना चाहिए। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करेंगे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में, तो मुझे लगता है हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एंड वी कैन बिकम गुड ट्रेडर, एंड डेफिनेटली हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हम अच्छे से ले पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड जब भी हम डिफाइन करेंगे, कि अगर आप जो भी आपका रिस्क है, से सपोज जो रिस्क इज नथिंग, आपने ये डिफाइन किया है कि दिस मच परसेंटेज में ले सकते हैं, डाउन साइड ले सकते हैं, वो आपका स्टॉप लॉस ही एक तरीके से। तो प्लीज अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ग्रीड एंड फियर के चक्कर में अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर मत करो। सो रिस्क रिवॉर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली वो होती है कि आप अपना ट्रेड सेटअप डिफाइन करो कि आप ट्रेंड क्या है। मेरे को लॉन्ग दिख रहा है, लॉन्ग मार्केट ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। तो ट्रेड सेटअप डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टेप्स हैं जो आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे आप करते हैं। एक बार आपने अपना ट्रेंड डिसाइड किया, ट्रेड सेटअप डिसाइड किया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका स्टॉप लॉस प्राइस लेवल। किस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको रिवर्स लेना चाहिए वहां से पोजीशन या नहीं, या एग्जिट करना चाहिए, या आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट कि मैं कितने प्रॉफिट पे जाके बुक करूंगी या करूंगा,
किस लेवल पे एंट्री करूं, किस लेवल पे एग्जिट करूं, ये प्रॉफिट बुकिंग में आपको बहुत ध्यान रखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका ट्रेड सेटअप सबसे पहले डिफाइन करिए, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करिए कि अगर ये हिट हो गया तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर नीचे और आएगा, और उसके बाद अपना प्रॉफिट डिफाइन करिए कि इस लेवल इतना प्रॉफिट परसेंटेज पे आई विल बुक फुल प्रॉफिट और आई विल बुक हाफ प्रॉफिट, 50% ऑफ माई प्रॉफिट, जो भी है वो आप डिफाइन करिए। नॉर्मली आपका कोई भी जो भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए नॉर्मली वो 2:1 होना चाहिए। हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सपोज करिए मैंने कोई एक स्टॉक लिया है, और उसका जो भी मान लीजिए उसका एंट्री प्राइस अभी है 10 रुपया और मुझे लगता है वो 20 रुपीज हो जाएगा, तो माई टेक प्रॉफिट इज हम 20 रुपीज, तो 20 - 10 करेंगे हम और उसको हम डिवाइड करेंगे स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए, रेशियो डिफाइन करने के लिए। तो 10 रुपीज मेरी एंट्री थी और स्टॉप लॉस होगा मे बी मेरा से 8 और 7 रुपीज, तो वो जो आएगा उसको मैं जब डिवाइड करूंगी दैट विल गिव माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ समझाना चाहा है कि मान लीजिए आपका कोई एक स्टॉक लिया है, उसकी जो स्टॉप लॉस है वो 100 पॉइंट्स का है और जो ऊपर अपसाइड प्रॉफिट है वो 200 पॉइंट्स का है। तो बेसिकली 200 जो डिफरेंस आ रहा है 200 और 100 को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो वो 2 आता है, तो बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है। तो ये बेसिकली दिस कैलकुलेशन आपको रिस्क रिवॉर्ड, और सिंस आप बिगनिंग में कर रहे हो तो हमेशा ये बेटर है कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ही ट्रेड लीजिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 2:1 रेशियो में नहीं आता है तो आप वो ट्रेड मत लीजिए, आप अवॉइड कर दीजिए। बट ऐसा होना है तो ऐसा नहीं हो सकता, इवन 1:1 भी हो तो प्लीज डोंट टेक योर ट्रेड, आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो बेटर होगा। सो रिस्क रिवॉर्ड 2:1 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होती है कि ठीक है मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब कैलकुलेट कर लिया 2:1, मेरे हिसाब से ये टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड माई रिस्क रिवॉर्ड इज ऑल्सो प्रॉपर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, ओके हाउ मच यू आर रेडी टू लूज ऑन दैट ट्रेड। तो रिस्क रिवॉर्ड तो कर लिया, अभी 8 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस अगर लगाया है तो उस 8 रुपए 10 रुपए का अगर वो 8 रुपए होता है तो मैं उतना लूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो चीज आपको देखनी होगी। और जो लास्ट चीज है रिस्क रिवॉर्ड में वो है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर कि आपने मान लीजिए कोई ट्रेड लिया है, तो जब आप एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हैं तो उतना अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या आप रेडी हो उतना पोजीशन पे लॉस लेने को। तो अपनी पोजीशन साइजिंग अपनी स्टॉप लॉस के हिसाब से अपने रिस्क को देखकर करिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 2:1 किया है बट यू आर लूजिंग अ बहुत बड़ा अमाउंट उस स्टॉप लॉस हिट होने पे। तो जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 क्वांटिटी लेनी है उस 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे, आप कम क्वांटिटी लीजिए, बिकॉज दो आपका रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई हो गया है लेकिन आप लूज कम करोगे। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड है बट योर क्वांटिटी इज लेस, तो आपका chances making huge losses is less। तो हमेशा अपनी पोजीशन साइज को ध्यान में रख के इन कॉन्टेक्स्ट टू योर रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना चाहिए। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। मैं कहूँगी कि कोई भी टूल्स लगाने से पहले, कुछ भी करने से पहले अगर आप ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो तो सबसे पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करिए, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपको और डिटेल में हमारा रिस्क क्या होते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगेन ये स्कूल ऑफ स्टॉक के मॉड्यूल्स में है, रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल में, तो आप वो देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, तो हमने देख लिया कौन से टूल्स हैं जो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे। अब हम बात करेंगे वो टूल्स की जो हमको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट। एज अ बिगनर ये मैं जो बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल टूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं बट एज अ बिगनर यू कैन स्टार्ट विद दीज टूल्स। तो सबसे पहला जो टूल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली क्या होता है,
ये बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो प्राइजेस हैं जब वो ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही है, मतलब रैली कर रही हैं या डाउनफॉल हो रहा है, तो किस पर्टिकुलर लेवल्स पे वो प्राइजेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगी, उसके लिए हम बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल्स में भी बताऊंगी। ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उसमें ऑलरेडी ये जो वैल्यूज हम यूज करते हैं वो वहाँ पे है, तो आपको वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो वैल्यूज हम वो यूज करते हैं वो है 23.6, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 78.6%। ये स्टैंडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लेवल है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है 61.8%, जो कि गोल्डन रेशियो भी जिसको हम कहते हैं। और बहुत बार देखा है कि वहां से जो स्टॉक प्राइस होते हैं आइदर साइड, डाउनफॉल में और रैली में, वो वहां पे बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके रिवर्स होते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम ड्रॉ करेंगे और कैसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे गए। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर देखें, मैंने ऑलरेडी थोड़ा वर्क किया हुआ है तो मैं उस चार्ट्स पे आपको दिखाती हूँ। तो ये रिलायंस का चार्ट है, हम ये रिलायंस के चार्ट पे गए। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब हम बात करते हैं तो दो चीज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको यूज करते हैं रैली और डिक्लाइन में। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को यूज अप्लाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग फिबोनाची, जब ये आपका रैली या डिक्लाइन हो रहा। तो अभी आप देखिए ये स्टॉक प्राइस डिक्लाइन हुआ, ये ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे बुलिश पैटर्न हुआ, सपोर्ट रैली किया, और ये आप देख रहे हैं किस तरह रैली कर रहा है। अब ये रैली किया, यहाँ पे ये मैं रैली का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना और आप देख रहे हैं कि जब ये बेरिश पैटर्न बन रहा है प्राइजेस करेक्ट हुए। अब करेक्ट हो रहे हैं तो हम कैसे रिट्रेसमेंट लेंगे, तो इट्स बेटर एक मिनट मैं आपको लाइव करके बताती हूँ, आई थिंक वो ज्यादा इजी होगा। मैं ये रिमूव कर रही हूँ। ये डिक्लाइन था, पॉजिटिव था, यहाँ से रैली कर रहे हैं, तो ये रैली का केस है। अब आप यहाँ टूल सेगमेंट में जाइए, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रेंड बेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा, सॉरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। ये जो लोअर पॉइंट है वहां पे क्लिक करिए और आप ड्रॉ करिए यहाँ पर। क्यों मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना है, करेक्ट हुआ है, ऑब्वियसली ये 2-3 कैंडल्स आपको दिखेंगे, उसके बाद ही आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लोगे कि ओके मार्केट करेक्ट हो रहा है, 2 कैंडल्स रेड है, हाउ टू टेक डाउनसाइड का टारगेट। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया। और अगर आप, सबसे बड़ी बात ये, आप यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ बना है, तो अगर कोई शॉर्ट भी करता है तो क्या टारगेट होगा। तो ये पहली चीज, इस कैंडल का हाई उसका स्टॉप लॉस होगा, वो शॉर्ट करेगा तो उसका जो फर्स्ट टारगेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, ये रैली का। तो इस तरह आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका जो होगा वो है 1431 प्राइस लेवल पे, 23.6% रिट्रेसमेंट जो इस रैली का वो फर्स्ट टारगेट होगा। तो मे बी यू कैन, यहाँ पे आप अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि हाँ प्राइजेस सपोर्ट लेके वापस रैली कर रही हैं, तो आप अपना जो शॉर्ट पोजीशन है मे बी यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका कॉस्ट था एज अ स्टॉप लॉस बना के आप फिर एग्जिट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि किस तरह फिबोनाची लेवल्स आपके बेसिकली टारगेट का काम कर सकते हैं, सपोर्ट का काम कर सकते हैं, एज वेल एज रेजिस्टेंस का। तो ये मैंने दिखाया कि किस तरह रैली में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे। अब उसके बाद किस तरह डाउनफॉल में आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे और कैसे देखोगे। तो डाउनफॉल में आपने देखा यहाँ से रैली हुई, यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना, मैं एक मिनट इसको रिमूव करती हूँ। यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना, हमने देखा स्टॉक्स करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे और भी अगर आपको मैं बताऊं अदर टूल्स यूज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी है। सो
अब मुझे देखना है कि अगर मैंने शॉर्ट किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है, सो व्हाट मेरा टारगेट क्या होगा। तो आप फिबोनाची यहाँ टूल्स पे जाइए, अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिए और सॉरी ये जो डाउनफॉल का है स्लाइटली मिस्टेक, ये इसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे करेंगे, बट ये इसके लिए नहीं है, वो रैली के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हमने सेल किया तो हमने देखा यहाँ पे प्राइजेस नीचे आ गई हैं, किस तरह से यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना है। अब क्योंकि डिक्लाइन था और अब प्राइजेस ऊपर जाने लग रही हैं, तो लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करती हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लॉन्ग करती हूँ, तो किस तरीके से जो प्राइजेस हैं क्या मेरे लेवल्स होंगे अपसाइड में टारगेट के, वो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, 1 सेकेंड, या सो यहाँ पे बुलिश बना, मैंने यहाँ लॉन्ग किया, ये जो लो है मेरा स्टॉप लॉस हुआ और मैंने होल्ड किया, लेकिन किस टारगेट के लिए, तो आप देखेंगे ये जो इसका 50% है ऑलमोस्ट, ये मेरा, सो पहला मेरा टारगेट होगा 23, फिर 38, फिर 50%। 50% और मैंने जैसे कहा कि 61.80% ऐसा होता है जहां से स्टॉक्स की प्राइसेस काफी बार रिवर्ट होती हैं। तो हमने देखा 51% पे स्टॉक ने सब रेजिस्टेंस लिया और फिर करेक्ट हुए, बट ये एक कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिखाने लग गई है प्राइसेस, क्योंकि ये वाला लो ब्रेक नहीं किया। अगर ये लो ब्रेक होता तो ये शायद कंटिन्यू रहता। तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को मे बी यहाँ पे बेरिश पैटर्न देख के पार्ट बुक कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड करिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह फर्दर अगेन सेकेंड टाइम 50% के आसपास स्टॉक्स ने, प्राइस ने फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर करेक्ट किया, बट ट्रेंड ब्रेक नहीं हो रहा है स्टिल, क्योंकि ये इस लो के नीचे गया नहीं है, स्टिल कंटिन्यू एंड द नेक्स्ट यू कैन स्टिल होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। और आप देख सकते हैं क्योंकि हम ये इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, मे बी साइडवेज है, विच इज ओके, तो आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट किस तरह 61.8% को ब्रीच किया, वहां पे अगेन थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके प्राइजेस आ गए। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट हो रहा है, बट द जो बेसिक ऑब्जेक्टिव मेरा आपको ये समझाने का था कि किस तरह रैलीज को लेकर आप रिट्रेसमेंट और किस तरह डाउनफॉल को लेकर आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर कोई बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न्स होते हैं और आप वहां पे लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करते हैं, तो किस तरह रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्ट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट था। चीज इंपॉर्टेंट है वो होती है फिबोनाची एक्सटेंशन। ये भी आपको रिट्रेसमेंट के लिए ही हेल्प करती है और इस पे हमने ऑलरेडी इन डिटेल में वेबिनार किया हुआ है। फिबोनाची एक्सटेंशंस जो होती हैं वो है 61.8, 100, 160, 200, 261.8, और इसमें जो 100% है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको डिटेल में अगर इन पे देखना है तो आप ये हमारे YouTube चैनल पे जाकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस को डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन बिगनर्स के लिए भी मैं एक्सटेंशन का भी एग्जाम्पल आपको देख के बताती हूँ। तो लेटेस्ट जैसे ल्यूपिन है, ल्यूपिन का अगर ये मैंने वीकली चार्ट पे कुछ की वो मैं बताती हूँ। तो जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन में हमारी तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, ए बी सी, जबकि रिट्रेसमेंट में सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट एंड वाइस वर्सा, जबकि एक्सटेंशन में हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, दैट इज ए बी एंड सी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर अप ट्रेंड है तो आप किस तरह एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे और किस तरह आपके अपसाइड टारगेट आएंगे। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ तो आप सबको क्लियरली दिखेगा। तो हमने देखा यहाँ पे पॉजिटिव बना है, रैली किया है, ये अप ट्रेंड हो रहा है, और उसके बाद हमने देखा मार्केट थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हुआ है। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है, और मैंने देखा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लेके प्राइजेस फिर
बुलिश पैटर्न बनाया है और फिर से रैली कर रही है, और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट देके रैली किया और ये ट्रेंड लॉन्ग कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग होती हूँ तो मेरे अपसाइड टारगेट कैसे होंगे, तो उसके लिए मैंने ये एक्सटेंशन ड्रॉ किया। एक्सटेंशन जब मैंने ड्रॉ किया तो ये ऊपर के मुझे लेवल्स आ गए, तो अब ये मेरे ऊपर के लेवल्स जो है ये मेरा टारगेट का काम करेंगे, और ये जो लेवल है जो नीचे में रीसेंट वो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। तो इस तरह आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक्सटेंशन कैसे ड्रॉ करना है। तो अगेन आप टूल्स में जाइए, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन लीजिए। इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ये हम रैली जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो इस तरह से मैंने एक्सटेंशन लेके अपवर्ड साइड ट्रेंड्स का कैलकुलेशन, ट्रेंड्स के टारगेट्स लिए, और जब तक प्राइजेस आप ट्रेंड कर रही हैं आप होल्ड कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। मे बी धीरे धीरे अपनी तो पहला स्टॉप लॉस ये होगा, उसके बाद अपनी कॉस्ट को आप एज अ स्टॉप लॉस कर सकते हैं एंड यू कैन होल्ड द लॉन्ग पोजीशन। इसके अलावा आप दूसरे भी पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, लाइक ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हैं कि जो कि आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। बॉलिंजर बैंड भी हेल्प करेगा कि ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। और आप देख भी सकते हैं, अगर मैं इस पे बॉलिंजर बैंड भी लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरह ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन रेंज में है एंड उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न को देखिए, एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे बीबी यहाँ पे आप एक लॉन्ग ले सकते हैं, एक लॉन्ग यहाँ पे ले सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू। अब उसी तरह अगर मैंने अप ट्रेंड का बताया, अब उसी तरह ये डाउन ट्रेंड में देखते हैं हम एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली 3 पॉइंट्स यूज करने हैं। तो ये हमने देखा, ये स्टॉक ने यहाँ पे रैली की, बेयरिश पैटर्न बना और फिर उसके बाद डिक्लाइन होता है। तो हमने देखा ये डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर ये बाउंस किया, अगेन रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक कंटिन्यू हुआ। तो अगर मैं शॉर्ट हूँ तो मेरे डाउन साइड टारगेट आपको ये एक्सटेंशन से मिलेंगे और मेरा जो स्टॉप लॉस है मेरी शॉर्ट पोजीशन का वो यहाँ पे बन सकता है। कि अभी इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं। आप एक्सटेंशंस पे ही जाएंगे, फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, आप ये हाई पकड़ेंगे, ये लो पकड़ेंगे, तो बेसिकली ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, और यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि डाउन साइड टारगेट्स आपके मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक टूल है आपका फॉर दी फिबोनाची एक्सटेंशन, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो है पैराबोलिक सार। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिकेटर है और बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। तो इन सबको मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ, तो आपको पैराबोलिक सार कैसे देखते हैं वो मैं समझा देती हूँ। तो अगर आप पैराबोलिक सार समझेंगे तो बेसिकली ये जो डेवलप हुआ है, ये जिन्हें डेवलप किया उनका नाम था जे वेल्स वाइल्डर जूनियर। इन्होंने पैराबोलिक सार लेकर आए और बेसिकली ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है ट्रेंड डायरेक्शंस और रिवर्सल के लिए। और हम जब बोलते हैं पैराबोलिक सार, तो सार का मतलब क्या है? बेसिकली सार का मतलब है स्टॉप एंड रिवर्स। तो बेसिकली आपको कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, वो चीज़ बताता है। सेकेंडली, आप पैराबोलिक सार को अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करना है। आप इंडिकेटर्स पे जाइए, वहां पे पैराबोलिक सार टाइप करिए तो आपको डाउन में ये दिखेगा, इस पे क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं ये पैराबोलिक सार आ गए। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इनको हम पैराबोलिक सार कहते हैं। तो जब तक प्राइजेस आपकी पैराबोलिक सार के ऊपर है आपका ट्रेंड लॉन्ग है, आप अपनी पोजीशन होल्ड करिए। और जब प्राइजेस जैसे आप ये देख सकते हैं पैराबोलिक सार के नीचे है, तो आपका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड ट्रेंड है, तो आपको अपना डाउन साइड ट्रेंड होल्ड कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पैराबोलिक सार कैसे आपके स्टॉप लॉस और टारगेट हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो से सपोज यहाँ पे मैंने देखा एक बुलिश पैटर्न बना है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया और पैराबोलिक सार भी यहाँ पे मेरी प्राइसेस के नीचे है, तो मैंने लॉन्ग किया। अब आप यहाँ पे जब कर रहे हैं तो मे बी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट टारगेट आपका ये हो सकता है, और इट कैन बी योर रेजिस्टेंस ऑल्सो बट टारगेट ऑल्सो। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि नहीं, ये अब इसके ऊपर जा रहा है और प्राइजेस भी ऊपर जा रही है और सार नीचे है, तो यू कैन स्टिल होल्ड।
उसी तरह आप तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। उसी तरह आप जब शॉर्ट करेंगे तो मे बी देख आपको फर्स्ट इंडिकेशन आ गया कि पैराबोलिक सार प्राइजेस के ऊपर है, आप यहाँ पे शॉर्ट करिए। ये आप अपना पैराबोलिक सार या मे बी ये हाई आप एज अ स्टॉप लॉस बना के अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं और आप होल्ड करिए जब तक आपकी प्राइजेस पैराबोलिक सार के नीचे। तो ये बेसिकली बहुत ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट में आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर योर स्टॉप एंड रिवर्स। सिंपल है, प्राइसेस ऊपर है तो ट्रेंड इंटैक्ट है, लॉन्ग रखिए। प्राइसेस नीचे हैं पैराबोलिक सार के तो शॉर्ट होल्ड करिए। बीच में हार्डली कुछ इतना मूवमेंट होता नहीं है, उस समय ट्रेड्स ना लिए जाए तो अच्छा है। तो ये बेसिकली पैराबोलिक सार है, बहुत ही सिंपल टूल है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुली ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस भी एक टूल है जिसको आप एज अ टारगेट और स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए जो टूल था उसमें आपको बताया है, तो अभी मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ। कुछ की टेक अवेज हैं। आई थिंक ये मेरे लिए मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में आज भी इनको फॉलो करती हूँ। और सिंस आप बिगनर्स हैं तो आप प्लीज़ ये कुछ की टेक अवेज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो प्लीज़ अपना होमवर्क पहले से करके रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह मार्केट ओपन हो रहा है और फिर आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर पैनिक हो रहे हैं। नहीं, आप पहले से अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखिए। ये जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं सिंपल, उन टूल्स को लेकर अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखिए। आपको कितना कैपिटल एलोकेट करना है वो डिसाइड करके रखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया, ओके मैं इसमें 50,000 एलोकेट करता हूँ। नहीं, आप पहले से अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपनी स्टॉक, अपना कैपिटल सब वर्कआउट करके रखिए। क्योंकि आप बिगनर हैं, आप ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से कर रहे हैं सो इमीडिएटली यू कैन डू इट, नहीं। तो ये करके रखिए। दूसरा, एक चीज हमेशा याद रखिए कि इफ यू आर इनटू ट्रेडिंग, चाहे शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म हो, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा मार्केट्स में। इट कैन नॉट बी लाइक कि मैंने आज ट्रेड ले लिया और फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं या फिर आप जा रहे हो। नहीं, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इवन शॉर्ट टर्म भी कर रहे हो, तो आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, ट्रेंड को एनालाइज करना होगा। इंट्राडे में ट्रेंड्स बहुत फास्टली मूव होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज पोजीशन ले ली इंट्राडे की और मैं बाहर जा रही हूँ और या कुछ और काम कर रही हूँ। तो मार्केट्स को आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग बट ऑल्सो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, बाकी चीजें करने के लिए, मार्केट समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनको प्लीज अवॉइड करिए इन द बिगनिंग। हो सके तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मतलब जो कैश स्टॉक, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जिसमें वॉल्यूम्स अच्छा होता है, लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, उनसे आप अपनी ट्रेडिंग सबसे पहले स्टार्ट करिए। पेनी स्टॉक्स प्लीज अवॉइड करिए। हर्ड ऑन स्ट्रीट न्यूज जो आ रही है पेनी स्टॉक्स पे, वो अवॉइड करिए, बिकॉज आप बिगनर्स हैं तो चांसेस बहुत है कि आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम योर ट्रेड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टूल जैसे बॉलिंजर बैंड है, रिट्रेसमेंट्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं आपको ट्रेड्स को टाइम करने के लिए। अगर साइडवेज मूवमेंट है तो आप प्लीज अपने ट्रेड्स मत लीजिए, ट्रेंड को देखकर अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छे से टाइम करिए। और जैसे मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड को लेके बताया कि अगर आपका स्टॉप लॉस आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हिट हो गया है तो प्लीज आप अपनी लॉसेस कट करिए, इस होप में नहीं कि बाउंस आएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगी या एवरेज कर लूंगी। सो प्लीज वो मत करिए, अपनी लॉसेस, अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपरली फॉलो करिए, डिसिप्लिन में रहिए और अपने प्रॉफिट्स को भी रह के रियलिस्टिक रहिए। ग्रीडी मत होइए कि 15% बन गया तो अभी और वेट करती हूँ, नहीं। सो प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स, बिकॉज आपको हमेशा दोबारा से चांस मिलेगा उस स्टॉक में या ट्रेड में दोबारा से एंटर करने के लिए। सो बी वाइज, बी स्मार्ट in cutting your losses and booking your profit. Last but not the least, जो मुझे लगता है, try to maintain a cool temperament, and जो भी आपकी strategy है
पे स्टिक करिए, उसको फॉलो करिए। डोंट गेट पैनिक कि सडनली ये हो रहा है, वो हो रहा है, या किसी ने कुछ आपको बोल दिया है। सो उन सब नॉइजेस को इग्नोर करिए, क्लटर करिए। जो आपकी स्ट्रैटेजी उस पे स्टिक रहिए, फॉलो करिए टिल द टाइम आपकी स्ट्रैटेजी पे या आपको जो जो आप स्टडीज यूज कर रहे हैं, जब तक रिवर्सल्स नहीं लगते या कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पैटर्न्स नहीं दिखते जो जिस पे आप कन्विंस नहीं हैं, तब तक प्लीज अपनी पोजीशंस को होल्ड करिए, उसको फॉलो करिए और कूल मेंटेन रहिए, पैनिक मत होइए। अगर ब्रॉडर ट्रेंड इंटैक्ट है तो उस ट्रेंड को फॉलो करिए। या ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ट्रेडिंग से रहे हैं जो आई थॉट कि ये मेरे की टेक अवेज है। सो आई थॉट एज अ बिगनर्स आप भी इन सबको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी, ये फायर्स की बेसिकली बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। एज अ बिगनर्स आप इन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, इवन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जा सकते हैं। तो हमारा स्कूल ऑफ स्टॉक्स है जो कि मैंने अपने इस वेबिनार में बहुत सारी जगह पे उसके लिंक शेयर किए हैं, जहाँ पे हम बहुत इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी चीज़ें बताते हैं, डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्कूल ऑफ स्टॉक्स में जाइए। और इक्विटी नहीं, हम अक्रॉस द सेगमेंट, करेंसी, commodities and derivatives and MFs, so across the segments हम वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाते हैं। फिर ये हमारा YouTube चैनल है फायर्स का, जहाँ पे हम हमारी जो भी अपकमिंग टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस बनाते हैं, प्लस हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं किस तरह आप उनको यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे हमने वीडियोस बनाए हैं। सो आप प्लीज़ उनको जाके देखिए। अगर आप फायर्स के साथ किस तरह अकाउंट ओपन करना है वो सब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपकी जर्नी बहुत ईजी होगी। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे हम अगेन बहुत सारी हाइलाइट्स पोस्ट करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड देन वी हैव आवर ट्विटर चैनल, वहाँ पे भी हम बहुत सारे इंसाइट्स पोस्ट करते हैं, एंड ऑन फेसबुक ऑल्सो। सो दीज आर सम ऑफ द इंसाइट्स विच फायर्स जो कि हम एज अ फायर हम ऑफर करते हैं अपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। सो या विद दिस थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने अपना वीकेंड पे इतना टाइम निकाला फॉर आवर वेबिनार, एंड आई होप कि ये बहुत आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली बिगनर्स को। एंड एटलीस्ट बेसिक स्टेप्स किस तरह लेने हैं, किस तरह ट्रेंड को समझना है, आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल। जस्ट स्टे डिसिप्लिन एंड बी फोकस। सो यू विल आप लोग की जर्नी बहुत अच्छी होगी ऑन द स्टॉक मार्केट। So so with this, really thank you all. And now कुछ Q&A है तो आप लोग chat box में mention कर सकते हैं, we can address. I think अभी ने already shares करे हैं। Answer already I think most of the कर दिए हैं. If you have any questions, feel free to ask them in the Q&A drop box. एंड इसके अलावा ये जो कुछ क्वेश्चन है राशिद का कि ब्रैकेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस एक्सेप्टेड नहीं है, राशिद ये आप हमारी सपोर्ट क्वेरी पे डाल दीजिए। ब्रैकेट ऑर्डर ऑब्वियसली अवेलेबल है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी फीचर नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे, विच वी आर प्लानिंग टू ऐड। बट येस, ये आप हमारी सपोर्ट क्वेरी पे भी एड्रेस कर दीजिए, डेफिनेटली वो इस पे आपको हेल्प कर देंगे। अगर आपका ब्रैकेट ऑर्डर नहीं चल रहा है तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये क्वेश्चन किया है कि विल देयर बी एनी क्लासेस, सॉरी विनायक ने, explaining how to place an order with a stop loss
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्सेट्रा। श्योर विनायक, हम लोग वीडियो लेके आएंगे जिसमें वी विल टेल यू, बट ऑलरेडी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि किस तरह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड ऑन फायर्स वेब, जिस पे आप अपना ऑर्डर उन 4 मेथड से आप यूज कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली शिफ्ट बाय एंड सेल की करके आप बाय सेल ऑर्डर कर सकते हैं, एक डॉम है, और एक चार्ट के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड दूसरा हमारा जो नॉर्मल बाय सेल विंडो है वहां से आप कर सकते हैं। सो ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमारा इस पे है यूट्यूब पे हमारे फायर्स चैनल पे, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप विनायक वो वीडियो एक बार देखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी दैट फीचर अभी एक्टिव नहीं है, मे बी हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको वो फीचर मिलेगा। बट स्टॉप लॉस एंड जो कि आप ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर करके यूज कर सकते हो, सो दैट फीचर इज अवेलेबल एंड ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। शबनम, यस, सॉरी शबाना, डेफिनेटली हम लोग कमिंग जो वेबिनार्स होंगे और या फिर हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम ये बता देंगे और क्लियरली, मे बी हम सिर्फ सेल एंड बाय टूल्स पे ही बात करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली थैंक्स फॉर योर फीडबैक एंड वी विल लुक इनटू दिस। I think, yeah, you will. So this PPT will get uploaded on our YouTube channel under the webinar segment, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे और अभिषेक को कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारे ट्वीट चैनल पे एज वेल एज हमको मेल भी कर सकते हैं। So we will be very happy to help you all. विनय ने एक क्वेश्चन पूछा है कि what else if I found a good technical trend but bad news is for that stock, what to do in that case? So विनय, जैसे मैंने कि बताया आपको कि पहली चीज होती है ट्रेंड। अगर आपका ट्रेंड, तो पहली चीज ट्रेंड अगर इंटैक्ट है, इवन इफ द न्यूज हैज कम इन दैट स्टॉक, अगर स्टॉक का ट्रेंड उसके तो भी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म है, पहली चीज तो आप किस टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डेफिनेटली यू शुड मूव आउट। बट अगर आपका थोड़ा सा टाइम होराइजन मे बी अ वीक का है या 4-5 दिन का है, और अगर कोई स्टॉक में न्यूज आता है तो आप देखिए उसका जो पहले ब्रॉडर ट्रेंड है, जो लार्जर ट्रेंड है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं, वो रिवर्स हो रहा है कि नहीं। अगर उस न्यूज से उसका ब्रॉडर ट्रेंड नहीं चेंज होता है तो आपको वो स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। और तीसरी चीज, मान लीजिए कि ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा बट आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आपको लगता है कि दो मैंने लिया था 4-5 दिन के हिसाब से, बट इतना लॉस, अगर ये और नीचे गया, आई कैन नॉट बेयर दैट लॉस बिकॉज ऑफ दैट न्यूज, तो इट्स बेटर आप अपना हाफ ऑफ द पोजीशन या पोजीशन आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर आपका विजन लॉन्ग है तो ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं होता है तो प्लीज स्टॉक को होल्ड करिए उस केस में, क्योंकि ये सब नॉइज है, ये न्यूज आना, ये सब, इन सब को आपको क्लटर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने काफी फोकस किया ट्रेंड पे कि ट्रेंड को हमेशा फॉलो करिए। ओके, अगेन यहाँ पे कोई पूछ रहा है सीपीआर, सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो भी क्वेरीज पोस्ट करें प्लीज सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट करें। एंड सीपीआर अभी हम नहीं है फायर्स पे, बट सून इन फ्यूचर वी विल गेट इट। सो या, बट इट विल बी बेटर इफ वी क्वेश्चंस हम सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड पूछें। या हाउ टू गेट योर यूट्यूब, आई थिंक आपको मैंने ऑलरेडी इस पीपीटी में लिंक शेयर किया है। अदरवाइज भी ऑल्सो आप उस लिंक को देख के हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अदरवाइज इवन इफ आप फायर्स गूगल में फायर्स यूट्यूब चैनल करेंगे
so it will take you to the YouTube channel of Fire. So yeah, तो उस वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए and you can do it. A lot of people have asked about इंट्राडे रेगुलर ऑर्डर CNC. सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो क्वेरीज हैं आप सपोर्ट जो हमारा है उनको भेजिए, वो लोग एड्रेस करेंगे. एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ये क्वेरीज आर नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, सो लेट्स नॉट आस्क इन दिस फोरम. I think we have answered most of the question, and Abhishek has also answered a lot of questions. So I think with this, we will end our webinar, and thanks a lot everyone, and share your feedbacks, and if you want to have आप लोग के दिमाग में कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिस पे हमें वेबिनार या वीडियोस करना चाहिए, तो प्लीज़ फ्री फील करिए, हमारे साथ शेयर करिए. एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड ग्रेट ट्रेडिंग एंड स्टे सेफ. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you everyone. With that, we'll end today's webinar. Thank you so much for attending.